पाठक संस्था को आपने समाप्त कर दिया, तो उसके बाद तो मस्तिष्क तो ब्रेन, जैसे बोलते हैं ना मेडिकल लैंग्वेज में, ब्रेन डेड। आज मीडिया के चाल, चरित्र और चेहरा, इस पर सबसे बड़ा एक ये कहा जाए कि एक दाग लग चुका है। प्रेस की आजादी जब तक नहीं होगी, कोई भी लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार और प्रेस, मीडिया के बीच जो फासला है कम होने के बजाय और बढ़ गया है। आपने अभी हाल ही में जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एकदम से आया है और 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके वो फॉलोअर्स हो गए, उनका अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, इतने घबरा गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारत की सरकार ने जो देश का मीडिया है उसे अपनी ग्रिप में ले रखा है, ये आरोप आम हैं और विपक्ष तो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और जो आमजन है देश का वो इसको महसूस भी करता है। जो मुख्य धारा का मीडिया है वो किस तरह से उसने एक अपना पूरा का पूरा चरित्र है उसको कटघरे में खड़ा कर लिया। और ये बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि जो हिंदी पत्रकारिता है उसके हाल ही में 200 वर्ष हुए हैं। 1826 में पहला हिंदी अखबार निकला था और हम 2026 में आ गए हैं और उसको लेकर कई कार्यक्रम, चाहे वो देश की हुकूमत हो या फिर जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने की है। लेकिन जो हाल है, किस अंदाज में उसको एक अपने पूरी तरीके से शिकंजे में ले रखा है, इसे लेकर बार बार सवाल उठते हैं। और ये इसलिए भी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 देशों का दौरा किया और जो एक दृश्य उसमें उत्पन्न हुआ, एक वो जांबाज पत्रकार नारवी की उसने एक सवाल किया तो खलबली मच गई और बहुत सारे उसके बाद बातें हो रही हैं। और मैं ये सारी बातें बार बार इसलिए करना चाह रहा हूं कि 200 साल का इतिहास और आजादी के बाद जो मीडिया अपना रोल प्ले करता रहा, आजादी जो हमें मिली उसमें बहुत बड़ा एक भूमिका रही जो मीडिया की। आप गांधी जी से लेकर और तमाम उदाहरण हैं, लेकिन आज हम आकर कहां खड़े हुए हैं और ये जो हाल है क्यों है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के साथ जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे श्री राम शरण जोशी साहब। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों बता दूं, अब आप देखते हैं जोशी जी को, लगभग 6 दशकों का अनुभव आपको हो रहा है, जर्नलिज्म का है। आज भी आप पूरी सक्रिय भूमिका इस पेशे में अदा कर रहे हैं स्वतंत्र जर्नलिस्ट के तौर पर, और आप लिखते हैं, आप कमेंट्स करते हैं पॉलिटिकल, और आप निरंतर इस बारे में क्या कहिएगा जोशी जी, हम 180 जो देश हैं उसमें प्रेस की जो आजादी है उसमें 157वें क्रम पर आ गए और बातें बड़ी बड़ी जो हैं होती हैं। और मैंने जो कहा गोदी मीडिया, मोदी सरकार का गठजोड़, जो ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया टिप्पणी आपकी। नमस्कार संजीव जी। आज हम मीडिया के चाल, चरित्र और चेहरे को एक ऐसे समय याद करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं जब भारतीय प्रेस, विशेष रूप से हिंदी प्रेस के 200 साल 30 जनवरी 2026 को पूरे होने जा रहे हैं। नहीं, 30 मई 2026। 30 मई 2026 पहला हिंदी का अखबार 30 मई 1826 को निकला था। उसका नाम था उदंत मार्तंड। और इसके समानांतर बंगला के भी कई अखबार निकले। यानी ये आप कह सकते हैं कि 200 सालों में भारतीय प्रेस, भारतीय अखबारों की भी यात्रा शुरू हुई। लेकिन आज हम, क्योंकि 30 मई अगले 4-5 दिनों में पूरे हो जाएंगे, 200 साल में हिंदी पत्रकारिता, 30 मई अगले 4-5 दिन में हो जाएगा। आज 22 मई है तो 8 दिन के बाद 30 मई हो जाएगा, तो यहाँ 200 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस पर हम हिंदी पत्रकारिता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी भारतीय पत्रकारिता का चाल, चरित्र, चेहरा, इस पर हम लोग चर्चा करें। आपने शुरू में ठीक ही कहा कि आज भारतीय पत्रकारिता, जिसको कि हम लोग मीडिया कहते हैं, एक ऐसे मुकाम पर है कि जहां इसकी जो संपूर्ण जो अस्तित्व है उस पर एक सवालिया निशान लग गया है। मैं यहाँ ये बतला दूं
कि 200 साल पहले एक जो उदंत मार्तंड से शुरू हुआ था यात्रा, उसको मैं एक मिशन पत्रकारिता के रूप में देखता हूँ। यानी पत्रकारिता के 3 कालखंड हैं। मिशन पत्रकारिता, यानी मिशन पत्रकारिता का सीधा सा अर्थ है, जो फूंके आप अपनों घर चले हमारे संग, ये कबीर का दुआ है। यानी एक कुछ लेना देने, जनता को समर्पित, देश को समर्पित और आजादी की लड़ाई को समर्पित। वो 1857 की लड़ाई याद करिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसको समर्पित। तो कहने का मतलब है कि वो मिशनवादी पत्रकारिता का एक काल 19वीं सदी तक चला, और बल्कि 20वीं सदी की शुरू उस समय तक भी चला कि जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आपके तिलक, भगत सिंह, इन सब लोगों ने अखबार निकाले। कोई प्राप्त माने किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमको इससे पैसा कमाना है। तो एक मिशनवादी पत्रकारिता का वो कालखंड था। इसके बाद शुरुआत होती है प्रोफेशनल, शुद्ध व्यवसायिक पत्रकारिता। वो थी कि ठीक है, हम अखबार निकालते हैं, पत्र पत्रिका निकालते हैं, उससे जो विज्ञापन के जरिए जो प्राप्त होता है वो हमारी जीविका का माध्यम बनता है। उस दौरान जैसे नवभारत टाइम्स आया, आज आया, आपके अमर उजाला आया, जागरण आया, दैनिक हिंदुस्तान आया, ये सारे ये प्रोफेशनल। मैं यहाँ कहना है संजीव जी कि प्रोफेशनलिज्म बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेशन के अपने इथिक्स होते हैं, अपनी नैतिकता, मर्यादा, आचार संहिता होती है। उसके आधार पर अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और वो एक दौर चला, आजादी के बाद तक चला, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1970, 80, 90 तक चला, कि जहां हम लोगों ने पत्रकारिता के व्यवसाय की आचार संहिता का पालन किया। उस समय संपादकीय संस्था बड़ी मजबूत हुआ करती थी। तब हम लोग प्रेस कहते थे, मीडिया नहीं कहते थे। यानी प्रिंट मीडिया ही पावरफुल था, शक्तिशाली था। और उस समय आपको शायद याद कराना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कमीशन बनाया था 1956-57 के अंदर, कि प्रेस को कितनी आजादी चाहिए। उस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी ताकि प्रेस की आजादी सुरक्षित रहे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद एक अच्छे पत्रकार रहे। जैसे नेशनल हेराल्ड निकाला उन्होंने, कौमी आवाज निकाला, नवजीवन निकाला। उससे पहले महात्मा गांधी निकाल चुके थे, हरिजन वाला और यंग इंडिया, ये अखबार निकाल चुके थे। इसलिए प्रेस की आजादी जब तक नहीं होगी, कोई भी लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रेस का काम क्या है कि जनता और राज्य, या जनता और राज्य के बीच एक पुल की भूमिका निभाना, जनता की बात सरकार को बताना, और सरकार क्या कर रही है, क्या सही करे या गलत करी है, वो जनता को बतलाना। तो एक ईमानदार सेतु, एक मजबूत सेतु की भूमिका प्रेस निभाती आई है लोकतंत्र में। और यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी, क्योंकि मैं तो खुद उसका भोग में, लेकिन उस जमाने में भी प्रेस के काफी, मैंने खुद सरकार के विरुद्ध कई लेख लिखे। आपको आश्चर्य होगा जान करके, बड़े बड़े अखबारों में लिखे, धनयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कई अखबारों में लिखे। और ये, लेकिन जब पिछले जो प्रेस पर के अस्तित्व पर जो एक सवालिया निशान क्यों लग गया है, क्यों इसको गोदी मीडिया कहने लगा है, इसके कुछ तो ठोस आधार होने चाहिए। क्योंकि ये पिछले 12-13 साल से एक ये नाम चल पड़ा है। हालांकि मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं मूलतः एक मीडिया का आदमी हूँ। और आज तो पत्रकारिता का तीसरा कालखंड कौन सा है कि पहला था मिशन, दूसरा प्रोफेशन, और तीसरा पूरा कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन में संजीव जी एक चीज याद रहती है कि मुनाफा, किसी भी कीमत पर मुनाफा, चाहे उससे आप जो कह रहे हैं जोशी जी, आप जो कह रहे हैं, अब हम ये देखते हैं, हमारा पहला होता है, मुझे याद है कि पहले संपादकगण, मैंने ये बहुत सारे संपादकों के साथ काम किया है, प्रभाकर माचवे जी जैसे शख्स के साथ काम किया, मैंने नरेश मेहता जी की जो सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला था, कई अच्छे जो बड़े मूर्धन्य लोग रहे उनके साथ काम किया। आज की तारीख में, तब हम कहते थे वहां उस समय हमको केवल एक मिशन जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ होता था कि ये लाइए। आज होता है कि ये पहला होता है संपादक का भाव, ये बिक पाएगा, आप जो कह रहे हैं बिकेगा,
तो मैं ये इसने कितना बिगाड़ दिया है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आज पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट जर्नलिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म हो, संपूर्ण पत्रकारिता जिसे अपन मीडिया कहते हैं, वो तीसरे चरण में यानी कॉमर्शियलाइजेशन, और उस कॉमर्शियलाइजेशन के अंदर एक ही चीज याद रहती कि आप मुनाफा का किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करते रहें ज्यादा से ज्यादा, और उसमें अकाउंटेबिलिटी जो मीडिया की बुनियादी शर्त है, अकाउंटेबिलिटी। तो आपने जो संपादक की बात की, आपको शायद याद, मैं मुझे खुशी है कि मैंने राजेंद्र माथुर जैसे के साथ काम किया, यानी उन्होंने तो मतलब मुझे बहुत ही पूरी छूट दी, यानी मेरे एक अलग पृष्ठभूमि थी, वैचारिक पृष्ठभूमि, बावजूद उसके मुझे उन्होंने दिल्ली का नई दुनिया का ब्यूरो प्रमुख बनाया। और जो वो दौर था जब धर्मयुग में अपने धर्मवीर भारती हुआ करते थे, उधर साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोज श्याम जोशी, दिनमान में रघुवीर साय, वो एक दरअसल देखा जाए, और नवभारत टाइम्स में अक्षय कुमार जैन, फिर बाद में अज्ञे जी आए, तो वो भारतीय पत्रकारिता का एक स्वर्णिम काल था, जहां पर उसके जो बुनियादी कसौटियां थी पत्रकारिता की, उसका हम लोग पालन करते थे। उसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी आपने कहा, संपादक संस्था यानी एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन, वो शक्तिशाली था। यानी ये वो दौर था कि जब लोग संपादकीय पढ़ने के लिए अखबार खरीदा करते थे कि आज नई दुनिया में क्या छपा है, आज हिंदुस्तान में क्या छपा है। इंग्लिश में भी अगर आप लेखें तो आज लोग पूछते थे, अरे देखो भाई, फ्रैंक मोरिस ने इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है, या टाइम्स ऑफ इंडिया में श्यामलाल जैन या गिरिलाल जैन ने क्या लिखा है। तो उस समय एडिटोरियल पढ़ने के लिए अखबार करते। आज कोई भी मुझे आप बता दिए, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कोई भी माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या प्रिंट माध्यम हो, उसका मस्तिष्क होता है एडिटर, संपादक। जब संपादक संस्था को आपने समाप्त कर दिया, तो उसके बाद तो मस्तिष्क तो प्रिंट, जैसे बोलते हैं ना मेडिकल लैंग्वेज में, ब्रेन डेड। अब ब्रेन जब मर जाएगा, मस्तिष्क जब शून्य हो जाएगा, तो उसके बाद तो काया को आप वेंटिलेटर पे ही जिंदा रखेंगे, उसी से सांस हो सकती है। आज हमारी मीडिया की स्थिति यही है। आपने अभी देखा 2-3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे नॉर्वे में, और वहां एक कोई बहुत यंग वो थी पत्रकार, शायद उनका नाम था हेले लिंगे। उन्होंने सिर्फ यही, हाँ, उन्होंने कुछ पूछा ही था कि भाई भारत के बारे में और मानव अधिकार के बारे में, और हमारी मोदी जी एक सवाल का वो सामना नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? जबकि उससे पहले के प्रधानमंत्री, मैंने जवाहरलाल नेहरू को देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है, यहाँ तक कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है मैंने। अटल जी, आपके नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, इन सब के साथ मैंने यात्राएं की, राजीव गांधी, और ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और लौटते वक्त इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अटल जी करते थे। मैं अटल जी के साथ 2-3 जगह गया, और आखिरी यात्रा थी न्यूयॉर्क से, मैं लौटा उनके साथ ही। तो वो आते थे और उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते थे और पूछते थे कि भाई जो भी सवाल करना हो। लेकिन पिछले 12 साल में राज्य यानी सरकार और प्रेस मीडिया के बीच जो फासला है, कम होने के बजाय और बढ़ गया है। और उसी से उसका नतीजा ये निकला कि ये मीडिया, गोदी मीडिया का नामकरण सामने आया। एक यानी मीडिया के चाल चरित्र चेहरा नए ढंग से सामने आया। वो है कि मैं बहुत थोड़ा सा सिविलाइज ढंग से कहूं तो समर्पित ये शरणागत मीडिया एकदम से खो, या हाईली कंप्रोमाइज, यानी इसमें आपने सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखा, यानी सरकार से कितना आपको ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन प्राप्त होता है उसको ध्यान में आप रखते हैं।
नतीजा क्या होता है कि जन समस्याएं क्या हो रही है, जनता क्या सोच रही है, युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, ये तो होता ही नहीं है। मैं यहाँ ये भी बतला दूं कि किसी भी सवाल, किसी भी पत्रकारिता का, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो या जर्मनी की हो, उसकी जान होती है सवाल से, कि इस मीडिया की धमनियों में सवाल की धाराएं बह रही हैं या नहीं, ये क्योंकि हमको सिखाया जाता है 4-5 सवाल, हाउ, कैसे, कौन, कहाँ, क्या। आज तो ये सारी सवाल संस्कृति पूरे मीडिया से गायब हो गई, और उसकी वजह ये 5W, 5W, 5W कहलाते थे, 5 डब्ल्यू और एक एच, हाउ। H, तो यस। कहने का मतलब ये, ऐसा क्यों गायब हुआ है, ये क्यों सवाल संस्कृति बिल्कुल सूख गई, उसकी वजह ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी 2014 से और 2026, आज 22 तारीख 2026, 22 मई 2026 से एक भी प्रेस वार्ता नहीं कर सकी। ऐसा क्यों? यानी आपने नॉर्वे में जो उनका व्यवहार था, कोई नया मुझे अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि ये वो न्यूयॉर्क, वहां पर वाशिंगटन में भी ऐसा ही कर चुके थे 1-2 साल पहले, उस समय ट्रंप के सामने, कि उस समय भी ठीक से जवाब नहीं दिए। भारत में भी आप देखिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर, क्यों? आपसे सामना नहीं करना चाहते। जबकि उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको कि आप कहते हैं कि गूंगे, और जिसको कहते हैं कि वो बाथरूम में छाता लेके नहाते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे, वो कम से कम उन्होंने 10 साल में 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में अटेंड करता रहा हूँ, उनके प्रधानमंत्री निवास पर मैंने अटेंड किए, उसके पहले इंद्रपाल गुजराल की है, राजीव गांधी की है। सब क्या वजह है कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये, या तो आत्मविश्वास की आप में कमी है कि आप जो सवालों के बौछारों का सामना नहीं कर सकते, या आप काफी कुछ चीजें देश की जनता से छिपाना चाहते हैं। जोशी दो ही जी, बातें हो सकती। जी, जी जोशी जी, देखिए, आपने अटल जी की बात की। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तब भारत जो प्रेस फ्रीडम में 80वें नंबर पे था 2002 में, 80। और आज जी, हम 157वें क्रम पर हैं 180 देशों में। हालांकि उस वक्त थोड़े देखिए, से देश कम थे उस वक्त, लेकिन आज हम 157वें क्रम पे हैं 180 में। और सबसे जी, चिंता की बात है कि नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो 90 नंबर पर है। श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो 135वें नंबर पे। और पाकिस्तान, जिसको सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जाता है, जहां क्या क्या नहीं कहा जाता, हमारे जो बीजेपी के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, 150वें क्रम पे, हम उससे 7 क्रम नीचे हैं पाकिस्तान से भी। क्या कहिएगा? बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है ना कि, क्योंकि मुझे पाकिस्तान कई बार गया हूं मैं, और देखा कि वहाँ रिलेटिवली प्रेस फ्री है। हालांकि वहाँ फौजी शासन, फौजी हुकूमत परोक्ष रूप से है, और ये कब से है? 1956-57 से, जब मोहम्मद अयूब खान के जमाने से चली आ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बावजूद इसके वहाँ फौजी शासन के खिलाफ भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, डॉन में लिखे जाते हैं। वहां के पत्रकार सवाल खड़ा करते हैं सेना को सवालों के घेरे में। तो ये इसी वजह से वो हमसे ऊपर है। आज हम 7 पायदान नीचे हैं, और नॉर्वे जहाँ है वो पहले पायदान पे। प्रेस की आजादी से, वो बोलते हैं ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक संस्था है कि जो कि पूरा नहीं सर, आज हमारी तुलना फिलिस्तीन, यूएई, क्यूबा से हो रही है। नेपाल हमसे, आप सोचिए, नेपाल 90वें नंबर पर है, 90 आउट ऑफ 180, और हम है 157। उसके सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि पिछले दोनों व्यवस्था परिवर्तन और राज परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब वो प्रेस जितनी आजाद है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस वहां तत्कालीन सत्ता को, उस समय कम्युनिस्टों की सत्ता थी, माओइस्टों की, और वो भी कटघरे में खड़ी हुई हो गई, और चुनाव हुए, उसको हटना पड़ा। आज जब दूसरी आई, तो कहने का मतलब ये, आपने, हम भारत में, जो कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र की जननी है,
आप हर जगह जाकर ये ढिंढोरा पीटते भी हैं। तो लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है प्रेस। आपको याद है कि मीट प्रेस को राज्य का चौथा स्तंभ कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद फिर प्रेस पालिका आती है। आपने आज चौथे स्तंभ, चौथे राज्य की क्या स्थिति थी, क्या हालत कर दी। आप बस किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते। आपने अभी हाल ही में जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एकदम से आया है और 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके वो फॉलोअर्स हो गए, उनका अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। इतने घबरा गए। आप तो इतने शक्तिशाली हैं और अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं। वो बता रहे हैं कि देश को खतरा है उनसे, वो जो है वो कहीं राष्ट्र के लिए खतरा हो गए। नहीं, मेरा ये मानना, संजीव जी, आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, और इसके बाद भी अगर आप वो एक जो खाली इलेक्ट्रॉनिक ही उसने किया है ना, कॉकरोच कोई बनी तो नहीं है, खाली वो तरंगों पर है, और आप जो नोशनल है और उससे आप घबरा गए। इसका मतलब ये है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है सबसे बड़ी। इसीलिए मैं कहा कि आज मीडिया के चाल, चरित्र और चेहरा, इसको, इस पर सबसे बड़ा एक ये कहा जाए कि एक दाग लग चुका है। इसके पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मीडिया अकाउंटेबल नहीं होगा, कौन करेगा? कौन करेगा पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम कौन करेगा? पोस्टमार्टम कौन करेगा? कौन करेगा? पोस्टमार्टम कौन करेगा सर? पोस्टमार्टम आप कह रहे हैं, कौन करेगा पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम तो देखिए, जो भी करेंगे, जिसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो मतलब आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो सिविल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वही इसको करेंगे कि भाई ये ऐसा हो रहा है और बाद में किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, जो आज सोशल मीडिया जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक वैकल्पिक मीडिया, एक समानांतर मीडिया, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि पिछले 12 सालों में मीडिया का सबसे ज्यादा मोनोपोलाइजेशन हुआ है। और यहाँ एक और नया प्रवृत्ति सामने आई है, वो है क्रॉस ऑनरशिप मीडिया की, यानी जिसके पास अखबार हैं उसके चैनल भी हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, चाहे हिंदू ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, या आपके एनडीटीवी ले लीजिए, अडानी का आप ले लीजिए, राजस्थान पत्रिका ले लीजिए। आपके पास आप अखबार भी चलाएंगे और इसके बाद फिर आप चैनल भी चलाएंगे। ये इससे क्या होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा मोनोपोलाइजेशन किया है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। यानी इसमें जो मोनोपोली कैपिटल आ गई है। आखिरी सवाल करूंगा जोशी जी, आखिरी सवाल करूंगा। आप सारी बातें कर रहे हैं जो हम इस पे डिस्कशन, लेकिन अभी जो मौजूदा हाल है और जो गोदी मीडिया, कहीं गोबर मीडिया भी कहने लगे हैं, तो ये जो, हालांकि गोबर कई बार वो जो है काम आ जाता है, कुछ उम्मीद पाली जाए कि ये गोबर कम से कम कुछ ठीक कर पाएगा या हो जाएगा, कुछ सही दे जाएगा, या क्या, कैसे हम इसको देख सकते हैं? आखिरी सवाल। देखिए, मैंने इससे कभी कहा कि सोशल मीडिया का उदय क्यों हुआ, कि जब आपके मेन लाइन मीडिया ने अपनी भूमिका निभाना से इनकार न भी किया, लेकिन उससे विपथगामी बन गया। यानी जो आपने कोई किसी ढंग की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, आप सत्ता के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, शरणागत हो गए। ऐसी स्थिति में उसके जवाब में ये सोशल मीडिया सामने आया। आपको इसे थोड़ी देर याद होगा कि कुछ समय पहले तक एक सिटीजन जर्नलिज्म डेवलप हुआ था, एक नागरिक पत्रकारिता, वो इसी का जवाब थी। तो आज सवाल ये है कि सोशल मीडिया को, एक अल्टरनेटिव मीडिया को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। एक समानांतर मीडिया होना चाहिए। नहीं, अगर आपको अपना लोकतंत्र और संविधान, प्रेस की आजादी को सुरक्षित रखना है, तो आप पूरी तरह से ये जो मेन लाइन मीडिया उस पर निर्भर नहीं रहेंगे, सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया को भी आप दबाने की कोशिश हो रही है। ये आपने देखा कि ऐसे ऐसे अब कानून लाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार विचलित हो गई है। तो मेरा मतलब ये कि आप धर्म के नाम पर मीडिया को लंबे समय तक नहीं चला सकते।
अंध राष्ट्रवाद के नाम से मीडिया पर नहीं चल सकते, आप अंध देशभक्ति के नाम पे नहीं चल सकते। एक लंबे समय आपने एनडीटीवी का क्या हुआ, पहले आपने एनडीटीवी में कई तरह के लगाए और बाद में क्लीन चिट मिल गई क्योंकि अडानी साहब को हथियाना था। तो कहने का मतलब ये एक समय तक तो चल सकता है, लेकिन अगर आपने मीडिया को एक सीमा से ज्यादा दबाने की कोशिश की तो फिर ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में आ गई। अभी तो नोशनल है और फिर वो जमीन पर उतरेगी, तब आपके लिए और भी ज्यादा मुसीबत होगी। तो इसका ये है कि आप मीडिया को स्वतंत्र रहने दें ताकि आपको जनता के आक्रोश, जनता की भावनाओं से भी आप परिचित हो। और आप प्रधानमंत्री जी से आपसे उम्मीद है कि आप कम से कम एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। खाली चंद जो कौन है वो फिल्म के बॉलीवुड के लोगों से बुला लेते हैं, पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है, कैसे छीलते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी अब आप जमीन पर उतरिए और मुखातिब होइए ईमानदारी से प्रेस वार्ता में और सवालों का जवाब दीजिए। तभी आज हम 157 पे अगर यही चलन रहा, यही आप चरित्र रहा दे, तो कल को हम 160, 165 पे भी हो सकते हैं। इस भारत के लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको प्रेस से मुखातिब होना पड़ेगा, मीडिया की आजादी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जोशी जी बता दूं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं दर्शकों को बताता हूं कि हम 2023 में 161वें नंबर पे पहुंच गए थे, 161 था और 24-25 में 159 पर थे। आप जो कह रहे हैं वो चिंता बिल्कुल वाजिब है, सही है कि खुद सरकार को अपनी गिरेबा में झांकना होगा, उनको अपनी जो पूरी अब ये इसको कहीं नहीं ठीक किया गया तो इसके रेपरकेशंस वो देख रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। और दूसरा, जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक सवेरा नहीं होगा, ये इसका सार है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे रामशरण जोशी साहब को। पत्रकारिता हिंदी जो है उसके 200 साल जो उस पे हम कर रहे थे और जो मीडिया के हाल हैं देश के, वो चिंता का विषय है और बार बार हम इस पे चिंता प्रकट करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। लेकिन ना तो ये जो गोदी मीडिया या जो मोदी मीडिया भी कहा जाने लगा या गटर मीडिया पे भी कह के बड़ा शर्म आती है हम लोगों को, हम भी इसी क्षेत्र से हैं। तो आत्म अवलोकन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन का ये विषय है और खुद को भी जागना होगा और जनता जागेगी तब जाके बात बनेगी। चर्चा में इतना ही। अच्छी लगे आपको ये चर्चा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से मेरा फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।